एक भरा हुआ जहाज जिसमें बहुत सारे प्रवासी लोग सवार थे अटलांटिक महासागर के बीच अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 4 महीने बाद वही जहाज अचानक फिर से समुद्र की सतह पर दिखाई देता है और एक दूसरी प्रवासी जहाज बेलारूस को मदद के लिए संदेश भेजता है। संदेश मिलते ही उस जहाज का कप्तान तुरंत अपना रास्ता बदल देता है और दिए गए स्थान की ओर बढ़ता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो जहाज के अंदर उन्हें एक छोटा लड़का मिलता है जिसके हाथ में एक रहस्यमयी पिरामिड होता है। कहानी शुरू होती है सन 1899 17 अप्रैल से। प्रोमीथियस नाम का एक जहाज जो प्रवासियों से भरा हुआ था अटलांटिक महासागर में सफर कर रहा था। अचानक उसका जमीन से संपर्क टूट जाता है और वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चलता। 4 महीने बाद जब लोग इस घटना को लगभग भूल चुके होते हैं तभी एक और जहाज बेलारूस जो लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा होता है उसी समुद्र के इलाके से गुजरता है जहां प्रोमीथियस गायब हुआ था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही फैसला उनके लिए एक भयानक मुसीबत बन जाएगा। उस समय समाज में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा फर्क था। गरीब लोग नीचे के हिस्से में भट्टी बॉयलर रूम में कड़ी मेहनत करके ही टिकट जुटा पाते थे, जबकि अमीर लोग आराम से ऊपर के आलीशान रेस्टोरेंट में बैठकर स्वादिष्ट खाना खाते थे। कुछ लोग इंग्लैंड के शाही परिवार से थे तो कुछ लोग अपनी असली पहचान छुपाकर जी रहे थे, जैसे एक विदेशी औरत जो खुद को जापानी गायिका बनाकर पेश कर रही थी। लेकिन उन सब में एक बात समान थी, हर कोई जल्दी से अमेरिका पहुंचकर नई जिंदगी और पहचान पाना चाहता था। हर इंसान के पास कोई न कोई राज छुपा हुआ था। एक दिन जब सब अमीर लोग आराम से खाना खा रहे थे और अमेरिका के सपने देख रहे थे तभी अचानक एक गरीब आदमी उस रेस्टोरेंट में घुस आता है। वो बहुत विनम्रता से पूछता है कि क्या यहाँ कोई डॉक्टर है, क्योंकि उसकी बहन जो 7 महीने की गर्भवती है अचानक बहुत दर्द में है और उसकी हालत गंभीर हो गई है। वो आदमी सबके सामने घुटनों पर बैठकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन वहाँ मौजूद अमीर लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उन्हें एक गरीब इंसान की जान की कोई परवाह नहीं होती। ये सब देखकर मोरा नाम की एक महिला उसके पीछे चली जाती है ताकि देख सके कि आखिर मामला क्या है। नीचे पहुंचने पर वो देखती है कि एक गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही है। मोरा एक गिलास की मदद से जांच करती है और समझ जाती है कि बच्चे की नाल उसके गले में उलझ गई है। वो कहती है कि वो अपने तरीके से बच्चे की स्थिति बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके लिए महिला को थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। एक छोटी लड़की सबको ये बात समझाती है। फिर सबकी आंखों के सामने मोरा अपने हाथों से बच्चे की स्थिति बदल देती है और धीरे धीरे उस महिला का दर्द कम हो जाता है। जिस आदमी ने मदद मांगी थी वो मोरा का धन्यवाद करता है। जब मोरा हाथ धोकर जाने लगती है तभी वही छोटी लड़की उसके पास आकर कहती है कि वो भी बड़ी होकर मोरा जैसी डॉक्टर बनना चाहती है। फिर वो पूछती है क्या मोरा के अपने बच्चे हैं। ये सुनते ही मोरा के दिमाग में अचानक कुछ अजीब यादें चमकने लगती हैं। वो घबरा जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। इसी बीच जहाज के कप्तान को एक अजीब सा मदद का संकेत मिलता है। उसमें दिए गए स्थान के अनुसार वो जगह उनसे करीब 7 घंटे की दूरी पर होती है। कप्तान सोचता है क्या ये वही जहाज हो सकता है जो 4 महीने पहले गायब हुआ था, क्योंकि दोनों जहाज एक ही कंपनी के हैं। कप्तान फैसला करता है कि उन्हें वहां जाकर जांच करनी चाहिए। जैसे ही जहाज अपना रास्ता बदलता है सवार लोगों को दिशा बदलने का एहसास हो जाता है और कई लोगों के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। उन्हें लगता है कि जहाज वापस लौट रहा है। ऐसा लगता है कि हर कोई किसी न किसी चीज से भाग रहा है। मोरा भी कप्तान के पास जाती है और उससे सीधे सवाल करती है। तब कप्तान उसे प्रोमीथियस जहाज के गायब होने की पूरी कहानी बताता है और कहता है कि जो सिग्नल अभी मिला है बहुत मुमकिन है कि वही जहाज भेज रहा हो। मोरा कप्तान से पूछती है क्या उस जहाज पर अभी भी कोई जिंदा हो सकता है। कप्तान कहता है कि संभावना बहुत कम है, लेकिन जब सिग्नल मिला है तो हो सकता है कुछ लोग अब भी जिंदा हो। मोरा वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही कप्तान अपनी दराज से एक अजीब सा लिफाफा निकालता है। उस पर कुछ रहस्यमयी निशान बने होते हैं और भेजने वाले का नाम होता है एक्ट। पीछे एक लाइन लिखी होती है जो खो गया है वो एक दिन जरूर मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद कप्तान फर्स्ट क्लास के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। वो बताता है कि वो लोग उस गायब जहाज की तरफ जा रहे हैं, इसलिए सबको ये जानना जरूरी है। कुछ लोग इस फैसले से खुश नहीं होते, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। कप्तान के हिसाब से प्रोमीथियस जहाज पर 1423 लोग सवार थे। अगर सिग्नल मिला है तो इसका मतलब है कि उनमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं और उन्हें बचाना जरूरी है। इसी के साथ जहाज की रफ्तार बढ़ा दी जाती है और कुछ घंटों बाद दूर समंदर में एक जहाज दिखाई देता है। वो सच में प्रोमीथियस ही होता है। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी उठती है और उस सुनसान जहाज को देखकर सबके दिल में अजीब सा डर बैठ जाता है। कप्तान का सहायक उसे वापस लौटने की सलाह देता है। वो कहता है कि कंपनी को लोकेशन भेज देते हैं, वही लोग आकर संभाल लेंगे, लेकिन कप्तान मानने से इनकार कर देता है। वो फैसला करता है कि कुछ लोग पहले वहां जाकर खुद हालात देखेंगे। मोरा तुरंत आगे आती है और कहती है कि वो भी साथ जाएगी क्योंकि वो डॉक्टर है और जरूरत पड़ सकती है। सावधानी के लिए कप्तान एक पादरी रामिरो को भी साथ ले जाता है क्योंकि समुद्र में भूतिया जहाजों की कहानियां हमेशा से सुनने को मिलती रही हैं। फिर सब लोग एक छोटी नाव में बैठकर प्रोमीथियस के पास पहुंचते हैं।
हैं। अजीब बात ये होती है कि कप्तान जोर जोर से आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। पूरा जहाज इतना शांत होता है कि डर और भी बढ़ जाता है। आखिर सच्चाई जानने के लिए सब लोग सीढ़ी के सहारे जहाज पर चढ़ जाते हैं। अंदर पहुंचते ही वो देखते हैं कि हर जगह टूट फूट और बर्बादी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ बहुत समय से कोई जिंदा ही नहीं है। धीरे धीरे डर सबके दिल में घर करने लगता है। तभी खोजबीन करते हुए कप्तान के पैर के पास एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। वो उसे उठाकर ध्यान से देखता है। उस पर कुछ अजीब निशान बने होते हैं। उसे देखकर कप्तान को जैसे कुछ याद आ जाता है और वो तुरंत उसे छुपा लेता है। मोरा उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। इसके बाद सब लोग कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और वहाँ जो देखते हैं उससे सब हैरान रह जाते हैं। जिस मशीन से सिग्नल भेजा जाता है वो तो बहुत पहले से खराब पड़ी है। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर मशीन खराब है तो सिग्नल आया कैसे? क्या ये किसी मरे हुए इंसान की आत्मा का काम है? सबके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। तभी अचानक दूर से एक आदमी उनके जहाज केरबेरोस से चढ़कर यहाँ आ जाता है। इसी बीच मोरा की नजर नीचे पड़ती है। वहाँ एक हरे सुनहरे रंग का अजीब सा कीड़ा रेंग रहा होता है। उसे देखकर मोरा को अपनी पुरानी धुंधली यादें याद आने लगती हैं और वो अनजाने में उस कीड़े के पीछे पीछे चल पड़ती है। कीड़ा उसे एक बंद अलमारी तक ले जाता है जिसका दरवाजा लोहे की छड़ से अटका हुआ होता है। मोरा हैरान होती है। तभी अंदर से जोर जोर की दस्तक की आवाज आती है। ये सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। किसी को नहीं पता कि अंदर क्या बंद है। ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं लेकिन मोरा थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ती है। वो कप्तान की तरफ देखती है जिसके हाथ में बंदूक होती है। इशारा करती है कि अगर अंदर कुछ खतरनाक निकले तो वो गोली चला दे। फिर हिम्मत करके वो दरवाजा खोलती है लेकिन अंदर जो होता है वो देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अंदर कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि एक बिल्कुल साफ सुथरा छोटा लड़का खड़ा होता है। वो चुपचाप बाहर आता है और सीधे मोरा के पास आकर रुक जाता है। फिर वो अपनी जेब से एक अजीब सा काला त्रिकोण पिरामिड निकालता है और मोरा को दे देता है। ये सब इतना अजीब और रहस्यमय होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता ये लड़का आखिर है कौन। मोरा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, जैसे कि वो गूंगा हो। एक डॉक्टर होने के नाते मोरा उसके दिमाग की जांच करने के लिए आगे बढ़ती है। मोरा जब उस लड़के की जांच करने लगती है तो उसे अचानक उसकी गर्दन के पीछे एक अजीब सा निशान दिखाई देता है। ये निशान बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने पहले कहीं देखा हो। इसी बीच कप्तान जब वापस अपने जहाज पर लौटा है तो उसे एक और डरावनी खबर मिलती है। पूरे जहाज के सारे कंपास अचानक एक ही रात में काम करना बंद कर देते हैं। वो अपना खुद का कंपास निकाल कर देखता है लेकिन वो भी दिशा बताने में पूरी तरह फेल हो चुका होता है। इतने बड़े लोहे के जहाज जिसका वजन करीब 45,000 टन है, उसे देखकर कप्तान के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। दूसरी तरफ मोरा जब अपने कमरे में लौटती है तो देखती है कि दरवाजे के पास एक अनजान आदमी खड़ा है। वो आदमी कहता है कि वो बस ऐसे ही आया था क्योंकि उसे अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। फिर वो अपना नाम बताता है, डैनियल, और कहता है कि वो बगल वाले कमरे में रहता है। मोरा उसे देखकर अजीब सा महसूस करती है जैसे वो उसे पहले से जानती हो लेकिन याद नहीं आ रहा होता। डैनियल ज्यादा कुछ कहे बिना अपने कमरे में चला जाता है लेकिन अंदर जाते ही वो एक फोटो निकालता है और उस फोटो में साफ साफ मोरा की तस्वीर होती है। दूसरी ओर कप्तान प्रोमीथियस जहाज से लौटने के बाद से ही बेचैन रहने लगा है। असल में जो कपड़े का टुकड़ा उसे वहाँ मिला था वो उसकी मरी हुई बेटी का था और अब तो उसे अपनी बेटी की आवाज भी जहाज के गलियारों में सुनाई देने लगती है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक उसे दूर एक छोटी लड़की दिखाई देती है और ध्यान से देखने पर वो चौंक जाता है। वो लड़की उसकी अपनी बेटी ही होती है। कप्तान तुरंत उसके पीछे भागता है लेकिन एक पल में वो गायब हो जाती है। क्या ये सिर्फ उसका वहम है? तभी पास का एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर से उसकी बेटी की गाने की आवाज आती है। कप्तान बिना सोचे अंदर चला जाता है और अचानक वो खुद को अपने पुराने घर में पाता है। वही घर जहाँ सालों पहले आग लगने से उसकी पत्नी और बच्चे मर गए थे। कप्तान जानता है कि ये सब शायद एक भ्रम है लेकिन फिर भी वो अपने आंसू नहीं रोक पाता। वो अपनी बड़ी बेटी को गले लगाता है लेकिन अगले ही पल अचानक आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो सब कुछ जलकर खंडहर बन चुका होता है। उसी समय उसे एक हरा कीड़ा दिखाई देता है। वो धीरे धीरे उसके पीछे चलता है। कीड़ा रेंगते हुए एक फायर प्लेस के अंदर चला जाता है और जब वो दूसरी तरफ निकलता है तो कप्तान खुद को फिर से जहाज के कमरे में पाता है। अब सवाल ये है, जो कुछ अभी हुआ वो सच था या सिर्फ एक सपना? और उस कमरे में ये अजीब गुप्त रास्ता आखिर आया कहाँ से? इसी दौरान एक छोटी लड़की जो अपने खिलौने के साथ खेल रही होती है उसे वही हरा कीड़ा दिखाई देता है। वो झुककर उसे ध्यान से देखने की कोशिश करती है लेकिन कीड़ा अचानक भाग जाता है। लड़की बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ती है और उसे फॉलो करते करते जहाज के डेक तक पहुंच जाती है। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आ जाता है। वो झुककर उस कीड़े को अपने हाथ में उठा लेता है। कुछ समय बाद कप्तान फिर से सभी लोगों को इकट्ठा करता है। इस बार वो एक बड़ा फैसला लेता है। वो प्रोमीथियस जहाज को साथ लेकर इंग्लैंड वापस जाएगा। जैसे ही वो ये बात कहता है सभी लोग जोर जोर से विरोध करने लगते हैं लेकिन कप्तान किसी की नहीं सुनता। वो हर हाल में ये जानना चाहता है कि उस जहाज के साथ असल में क्या हुआ था। फिर केरबेरोस जहाज प्रोमीथियस को
खींचते हुए वापस जाने लगता है। तभी अचानक जहाज पर मौजूद लोगों की नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है। वो डेक पर बेहोश पड़ी होती है, जैसे उसकी जान खतरे में हो। ये देखकर कप्तान प्रोमीथियस की तरफ देखता है। क्या कोई अनदेखी ताकत उसे चेतावनी दे रही है? डॉक्टर जब उस लड़की की जांच करता है तो हैरानी की बात ये होती है कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं होती, न कोई निशान, न कोई खरोंच, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी बिल्कुल सही होती हैं। डॉक्टर की जांच के बाद ये साफ हो जाता है कि उस लड़की को न कोई जहर दिया गया था और कुछ दिन पहले तक वो बिल्कुल स्वस्थ भी थी। मोरा भी यही कहती है कि कुछ दिन पहले तक उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी, तो फिर अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? कप्तान अपने लोगों से कहता है कि अभी ये बात किसी को नहीं बताई जाएगी। उसी समय अचानक जहाज की रफ्तार कम हो जाती है। जब सब लोग डेक पर जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ घना कोहरा छा चुका है। ऊपर से कंपास भी काम नहीं कर रहा। अब वो लोग पूरी तरह रास्ता भटक चुके होते हैं। एक के बाद एक अजीब घटनाएं हो रही थीं। कप्तान मोरा को अपने केबिन में बुलाता है क्योंकि उसे उससे कुछ जरूरी बातें पूछनी होती हैं। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, बाहर खड़े कुछ लोग कप्तान के फैसले पर सवाल उठाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कप्तान की जिद की वजह से ही सब इस मुसीबत में फंसे हैं। इधर केबिन में कप्तान मोरा को वो कपड़े का टुकड़ा दिखाता है और बताता है कि ये उसकी बेटी के कपड़ों का हिस्सा है। वो कहता है कि ये डिजाइन उसकी पत्नी ने अपने हाथों से बनाया था। लेकिन हैरानी की बात ये है कि उसकी पत्नी और बच्चे 2 साल पहले घर में लगी आग में मर चुके हैं। तो फिर ये चीज उस जहाज पर कैसे पहुंची? कप्तान ये भी बताता है कि उसे हाल ही में ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो असल में हैं ही नहीं। सब कुछ बहुत अजीब और समझ से परे है। मोरा उसकी बात सुनकर कहती है कि शायद ये सब मानसिक दबाव की वजह से हो रहा है, यानी उसे भ्रम हो रहे हैं। लेकिन कप्तान उसे यकीन दिलाने के लिए बिस्तर के नीचे का ढक्कन हटाता है और दिखाता है कि वहाँ एक गुप्त रास्ता है। वो कहता है कि उसे इस जहाज का हर कोना पता है और यहाँ पहले कभी ऐसा रास्ता नहीं था। इससे उसे शक होता है कि ये सब जहाज की कंपनी का कोई खेल है। शायद प्रोमीथियस ने कुछ ऐसा खोज लिया था जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हुआ। अब कप्तान उस जहाज की लॉग बुक ढूंढना चाहता है क्योंकि उसमें शायद सारे जवाब छुपे हो सकते हैं। मोरा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक छोटी नाव में बैठकर फिर से प्रोमीथियस की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनके पीछे क्या चल रहा है। इधर जहाज पर कप्तान के कुछ लोग मिलकर एक साजिश रच रहे होते हैं। दूसरा अफसर, जिसे सब दाढ़ी वाला कहते हैं, कप्तान के आदेश को मानने से इनकार कर देता है। वो नीचे गरीब लोगों के हिस्से में जाता है और उस गर्भवती महिला को ढूंढता है। असल में जो लड़की मरी थी वो उसकी अपनी बहन थी। अब उसका मकसद साफ हो जाता है। जब सब लोग वापस नहीं जाना चाहते और कप्तान अपनी मर्जी चला रहा है तो वो सोचता है कि अगर वो बाकी लोगों को अपने साथ मिला ले तो कप्तान की ताकत छीन सकता है और धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है। उधर प्रोमीथियस पर कप्तान और मोरा बॉयलर के पास एक अजीब मशीन देखते हैं। ये मशीन भाप का दबाव नापकर सिग्नल भेजने के काम आती है, लेकिन कप्तान कहता है कि उसके जहाज पर ये मशीन कभी काम नहीं करती थी। इससे शक होता है कि शायद कंपनी ने इसे किसी और मकसद से लगाया था। क्या गायब हुए लोगों का इससे कोई संबंध है? तभी मोरा बॉयलर को देखकर कुछ सोचने लगती है और उसे खोलकर अंदर देखने की कोशिश करती है। कप्तान पूछता है, क्या उसे लगता है कि किसी ने यहाँ लाशें जला दी हैं? मोरा कहती है, अगर अंदर से छोटे छोटे दांत या हड्डियों के टुकड़े मिल जाए तो सच्चाई पता चल सकती है। दोनों अंदर देखने लगते हैं और तभी कप्तान को वहाँ से एक किताब मिलती है। वो निकाल कर देखता है। ये प्रोमीथियस जहाज